चलिए, अब ये एक पाठशाला वाला सवाल आ गया आपके सामने कि म्यूचुअल फंड में सिप के साथ-साथ कब कब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? हुँ। जब आपको सबसे ज़्यादा डर लगे, उस समय लमसम इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? ये एक थियरी है, लेकिन इसको फाइन ट्यून करने के लिए आपको बताता हूँ। अगर आप सुनते रहते हैं हमको तो रफ़ली आपको आइडिया लग जाएगा, कहाँ से आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए। लेकिन एक जनरल थियरी आप लगा लीजिए कि अगर म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं और 10 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल इस तरह का व्यू रखते हैं, तो आप जब भी एसआईपी कर रहे हैं और मार्केट में टॉप से जब भी 10% का करेक्शन होता है, तो आपका एक लमसम इन्वेस्टमेंट बनता ही बनता है। व्हाई? बिकॉज़ हम यहाँ से कंटीन्यूअस ये कंप्लीट डिकेड अच्छे मूवमेंट की बात कर रहे हैं, बीच-बीच में झटके आएँगे जो आपके लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे होंगे। हम हो सकता है ये डिकेड में 37,000 निफ्टी देखें, हो सकता है हम निफ्टी 50,000 भी इसी डिकेड में देखें। तो अगर वो व्यू है, तो जब भी टॉप से 10% का करेक्शन हो, आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन व्यू हमेशा रखिएगा 3 साल, 5 साल ये। और अगर 15% का करेक्शन होता है, तो आप फिर से लमसम डालिए, 20% का करेक्शन होता है, फिर से लमसम डालिए। तो पहला 10 से शुरू कीजिए और उसके बाद 5-5% का कैटेगरी बना दीजिए, लमसम डालते रहिए। जी। अब यहाँ पे सुमेश जी, एक दुविधा है। दुविधा ये है कि अगर कोई व्यक्ति फुली इन्वेस्टेड है, तो लमसम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, अब फुल एसआईपी कर रहे हैं, तो वो अपने आप में ही एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है, वो अपने आप ही आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करके देता रहेगा। लेकिन अगर आप सेविंग्स थोड़ा बहुत करके रखते हैं, तो आप लमसम उसमें यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पैसा नहीं है, तो फिर भगवान जाने कहाँ से आएगा। लेकिन मैं तो हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि जो भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, वो एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ और होता है। मैं यहाँ पे अपवाद में आऊँगा बिकॉज़ मेरा यही सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होता है और उसको आप यूज़ करते हैं पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हैं। तो आपके जो नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है ना, उसमें हमेशा थोड़ा सेविंग्स क्रिएट कीजिए। सेविंग्स टू इनकम रेशियो थोड़ा मेंटेन कीजिए अच्छा, तो वो सेविंग्स बनता रहेगा और जब भी मौका मिले उसको आप इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। जी। या क्या इसको इस तरह से समझा जाए कि जो दूसरे एसेट क्लास हैं, जो लिक्विड हैं, मतलब एसेट क्लास में रियल एस्टेट भी आ जाता है, वो इल्लिक्विड है, लेकिन जो लिक्विड एसेट क्लासेस हैं, उनमें मतलब ऐसे मौकों पे देखना चाहिए कि कहाँ आपके पास थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कम्फर्ट है, जहाँ से आप पैसा निकाल कर के आप शेयर बाज़ार की उस गिरावट का फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए राजीव जी, पहले तो मैं कहूँगा कि एसेट एलोकेशन बहुत छोटे अमाउंट में मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, ये अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी। एसेट एलोकेशन तब करना चाहिए जब एक डिसेंट साइज़ हमारे पास हो जाए। नहीं आम तौर पे लोगों के और पास कुछ न कुछ एफडी होता ही है, कुछ न कुछ आपने हो सकता है गोल्ड ईटीएफ ले ही रखा होगा। इस तरह के कुछ पैसे पड़े हुँ, होंगे कहीं न कहीं बहुत एकदम जिसको आप कहें कि प्रोफेशनली मैनेज्ड लेवल पर एसेट एलोकेशन नहीं किया होगा, लेकिन वैसे कुछ न कुछ पड़ा रहता है। उस पैसे में अगर आप रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी में वही पैसा जाना चाहिए या किसी भी रिस्क बेस्ड एसेट क्लास में वही पैसा जाना चाहिए, जिस पैसे पे आपको कोई नुकसान हो जाए, तो फिर आपसे उसका कोई काम आपका नहीं रुके, कोई तकलीफ नहीं। अगर वैसा पैसा आपके पास पड़ा है बैंक एफडी में, बिकॉज़ मैंने सुपर, सुपर कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर्स देखे हैं, सुपर, सुपर मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है, लेकिन पैसा कहाँ है? सिर्फ़ एफडी में। इतना भी कंज़र्वेटिव नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना ही पड़ेगा, लाइफ़स्टाइल तो मेंटेन करना है ना, इम्प्रूव करना है। तो उस केस में मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको एक एसेट मिक्स ज़रूर अच्छा बैलेंस बना के रखना चाहिए, थोड़ा-सा रिस्क एसेट क्लास जो भी एलोकेशन आप कर सकें, करके जी। रखना चाहिए। लेकिन रिस्क एसेट क्लास में वही पैसा आए, जो आप लूज़ करना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी रात की नींद नहीं जाए और आप उसको एक टाइम दे सकते हैं। मार्केट में पैसा टाइमिंग से नहीं बनता है, टाइम से बनता है। जी, आपने सही मौके पर पैसा लगाया भी, तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने में ही आपको शानदार रिटर्न मिल जाएगा। आपको शानदार रिटर्न के लिए हो सकता है 3 साल, हो सकता है 5 साल आपको इंतज़ार भी करना पड़े। जब बात छिड़ी है, तो
यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा सुमेश, एक बढ़िया टर्म मैंने सुना, मज़ा आया सुन कर के। वो ये है कि स्टे इन्वेस्टेड एंड कीप प्रॉफिट बुकिंग। स्टे इन्वेस्टेड एंड कीप प्रॉफिट बुकिंग, पता नहीं इसको मैं कैसे समझाऊँ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो मैं करता हूँ वही समझा देता हूँ, मुझे वो सबसे सिंपल लगता है। मैं क्या कर रहा हूँ अभी? तो मैं थोड़ा-सा रोटेशन कर रहा हूँ। क्यों रोटेशन कर रहा हूँ? बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट में जो सेक्टर्स होते हैं, हर सेक्टर का अपना एक परफॉर्मेंस होता है, एक वैल्यूएशन होता है। तो हम उसको रोटेट करने में लगे हैं, जिसमें हमें लगता है कि वैल्यूएशन रिच, सुपर रिच हो गए हैं, वहाँ से हम थोड़े पैसे निकाल रहे हैं। और जहाँ पे मुझे लगता है कि फेयरली वैल्यूड हैं या थोड़े अंडर वैल्यूड हैं और जो लॉन्ग टर्म हम होल्ड कर सकते हैं सेफ्टी के साथ, हम वहाँ पे थोड़े स्विच कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चेंज है, मैं अभी ये कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास ₹100 हैं, तो मैं अभी 40 से ₹60 कमिट कर रहा हूँ। और चूँकि मुझे भी लगता है कि थोड़ा और कूल ऑफ हो सकता है मार्केट में, इसलिए मैं थोड़े पैसे बचा के रखता हूँ। तो स्टे इन्वेस्टेड और प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को रीऑर्गेनाइज़ करें फ्रॉम ओवर वैल्यू टू फेयरली और अंडर वैल्यू। जी। तो यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आपकी कोई ₹100 की चीज़ ₹150 की हो गई इसलिए आप प्रॉफ़िट बुक कर लें। मतलब ये है कि जहाँ पे जो चीज़ अपनी एक ठीक-ठाक फ़ेयर वैल्यूएशन से बहुत आगे चली गई है, वहाँ से आपको पैसा निकालना है। ये नहीं कि बस दाम बढ़ गए इसलिए निकालना है। नहीं, तो वैसा अगर मैं बोल दूँ तो इसका मतलब होगा पहले मैं कहूँगा आप एक पैर उठाइए, फिर उसको उठाए रखिए, दूसरा भी उठाइए। तो ऐसा कैसे होगा? धड़ाम से गिर जाएँगे। जी।